नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है फोभाबाई। फोभाबाई यह कहानी मशहूर उर्दू लेखक सादत हसन मंटो की एक महत्वपूर्ण रचना है। यह मंटो के विशिष्ट लेखन शैली, जिसमें यथार्थ, व्यंग्य और समाज की गहराइयों को उजागर करने की शक्ति है, का एक बेहतरीन उदाहरण है। हैदराबाद से शहाब आया तो उसने बंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहला कदम रखते ही हनीफ से कहा, देखो भाई, आज शाम को वो मामला ज़रूर होगा, वरना याद रखो मैं वापस चला जाऊंगा। हनीफ को मालूम था कि वो मामला क्या है। चुनांचे शाम को उसने टैक्सी ली, शहाब को साथ लिया। ग्रांट रोड के नाके पर एक दलाल को बुलाया और उससे कहा, मेरे दोस्त हैदराबाद से आए हैं, इनके लिए अच्छी छोकरी चाहिए। दलाल ने अपने कान से उड़सी हुई बीड़ी निकाली और उसको होंठों में दबाकर कहा, दक्कनी चलेगी? हनीफ ने शहाब की तरफ सवालिया नजरों से देखा। शहाब ने कहा, नहीं भाई, मुझे कोई मुसलमान चाहिए। मुसलमान? दलाल ने बीड़ी को चूसा। चलिए, और ये कहकर वो टैक्सी की अगली नशिस्त पर बैठ गया। ड्राइवर से उसने कुछ कहा। टैक्सी स्टार्ट हुई और मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई फोर्जट स्ट्रीट की साथ वाली गली में दाखिल हुई। ये गली एक पहाड़ी पर थी, बहुत ऊंचान थी। ड्राइवर ने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला। हनीफ को ऐसा महसूस हुआ कि रास्ते में टैक्सी रुककर वापस चलना शुरू कर देगी, मगर ऐसा न हुआ। दलाल ने ड्राइवर को ऊंचान के ऐन आखिरी सिरे पर, जहां चौक सा बना था, रुकने के लिए कहा। हनीफ कभी इस तरफ नहीं आया था। ऊंची पहाड़ी थी जिसके दाएं तरफ एकदम ढलान थी। जिस बिल्डिंग में दलाल दाखिल हुआ उसकी तरफ 2 मंजिलें थीं, हालांकि दूसरी तरफ की बिल्डिंग सबकी सब 4 मंजिला थी। हनीफ को बाद में मालूम हुआ कि ढलान के बाइस इस बिल्डिंग की 3 मंजिलें नीचे थीं, जहां लिफ्ट जाती थी। शहाब और हनीफ दोनों खामोश बैठे रहे। उन्होंने कोई बात न की। रास्ते में दलाल ने उस लड़की की बहुत तारीफ की थी जिसको लाने वो उस बिल्डिंग में गया था। उसने कहा था, बड़े अच्छे खानदान की लड़की है, स्पेशल तौर पर आपके लिए निकाल रहा हूं। दोनों सोच रहे थे, ये लड़की कैसी होगी जो स्पेशल तौर पर निकाली जा रही है। थोड़ी देर के बाद दलाल नुमुदार हुआ। वो अकेला था। ड्राइवर से उसने कहा, गाड़ी वापस करो। ये कहकर वो अगली सीट पर बैठ गया। गाड़ी एक चक्कर लेकर मुड़ी। 3-4 बिल्डिंग छोड़कर दलाल ने ड्राइवर से कहा, रोक लो। फिर हनीफ से मुखातिब हुआ, आ रही है। पूछ रही थी, कैसे आदमी है? मैंने कहा, नंबर 1। 10-15 मिनट के बाद एकदम टैक्सी का दरवाज़ा खुला और एक औरत हनीफ के साथ बैठ गई। रात का वक्त था। गली में रोशनी कम थी, इसलिए शहाब और हनीफ दोनों उसको अच्छी तरह न देख सके। सीट पर बैठते ही उसने कहा, चलो। टैक्सी तेजी से नीचे उतरने लगी। हनीफ के पास कोई ऐसी जगह न थी जहां कोई मामला हो सके। चुनांचे जैसा तय पाया था, वो डॉक्टर खां साहब के यहाँ चले गए। वो मिलिट्री हॉस्पिटल में मुतय्यन था और उसको वहीं 2 कमरे मिले हुए थे। शहाब ने बंबई आते ही उसको फ़ोन कर दिया था कि वो हनीफ के साथ रात को उसके पास आएगा और मामला साथ होगा। चुनांचे टैक्सी मिलिट्री अस्पताल में पहुंची। दलाल 100 रुपया लेकर ग्रांट रोड पर उतर गया। रास्ते में भी शहाब और हनीफ उस औरत को अच्छी तरह न देख सके। कोई खास बातें भी न हुईं। शहाब ने जब उससे अपने ठेठ हैदराबादी लहजे में पूछा, आपका इस्म ए गिरामी? तो उस औरत ने कहा, फोभाबाई। फोभाबाई? हनीफ सोचता रह गया कि ये कैसा नाम है। डॉक्टर खान उनका इंतजार कर रहा था। सबसे पहले शहाब कमरे में दाखिल हुआ। दोनों गले मिले और खूब एक दूसरे को गालियां दी। डॉक्टर खान ने जब एक जवान औरत को दरवाजे में देखा तो एकदम खामोश हो गया। आइए, आइए, उसने अपने सीने पर हाथ रखा। डॉक्टर खान, आप? उसने शहाब की तरफ देखा। शहाब ने उस औरत की तरफ देखा। औरत ने कहा, फोभाबाई।
डॉक्टर खान ने बढ़कर उससे हाथ मिलाया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फोभा बाई मुस्कुराई। मुझे भी खुशी हुई। शहाब और हनीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर खान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने दोस्तों से कहा, आप दूसरे कमरे में चले जाइए, मुझे कुछ काम करना है। शहाब ने जब फोभा बाई से कहा, चलिए, तो उसने डॉक्टर खान का हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप भी तशरीफ लाइए। आप तशरीफ ले चलिए, मैं आता हूं। ये कहकर डॉक्टर खान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। शहाब और हनीफ फोभा बाई को अंदर ले गए। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसको मालूम हुआ कि उसकी जबान मोटी थी। वो शीन और सीन अदा नहीं कर सकती थी। इसके बदले उसके मुंह से फे निकलती थी। उसका नाम इस लिहाज से शोभा बाई था। लेकिन कुछ देर और बातें करने के बाद उनको पता चला कि शोभा उसका असली नाम नहीं था। वो मुसलमान थी। जयपुर उसका वतन था, जहां से वो 4 साल हुए भागकर बंबई चली आई थी। इससे ज्यादा उसने अपने हालात ना बताए। मामूली शक्लो सूरत थी। आंखें बड़ी नहीं थीं। नाक भी खुशवजा थी। बालाई होंठ के ऐन दरमियान एक छोटे से जख्म का निशान था। जब वो बात करती तो ये निशान थोड़ा सा फैल जाता। गले में उसने जड़ाऊ नेकलेस पहना हुआ था। दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां थीं। बहुत ही बातूनी औरत थी। बैठते ही उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हनीफ और शहाब सिर्फ हूं हां करते रहे। फिर उसने उनके बारे में पूछना शुरू किया कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है, फादी फिदा हैं या गैर फादी फिदा। हनीफ इतना दुबला क्यों है। फहाब ने 2 मसनूई दांत क्यों लगवाए हैं। गोफत खौरा था तो उसका इलाज डॉक्टर खान से क्यों न कराया। फरमाता क्यों है, फिर क्यों नहीं गाता। शहाब ने उसे कुछ शेर सुनाए। शोभा ने बड़े जोरों की दाद दी। शहाब ने ये शेर सुनाया, खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा। कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। तो शोभा उछल पड़ी, वाह जनाब साहब वाह, बहुत अच्छा फेर है। उठती जवानियां हैं, वाह वाह। इसके बाद शोभा ने बेशुमार शेर सुनाए, बिल्कुल बेजोड़े बेतुके, जिनका सर था न पै। शेर सुनाकर उसने शहाब से कहा, फहाब साहब, मजा आया आपको। शहाब ने जवाब दिया, बहुत। शोभा ने शर्मा कर कहा, ये फेर मेरे थे, मुझे फायरी का बहुत फौक है। शहाब और हनीफ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। इसके बाद सिर्फ एक सही शेर शोभा ने सुनाया, कभी तो मरे दर्दे दिल की खबर ले, मेरे दर्द से आफना होने वाले। ये शेर हनीफ कई बार सुन चुका था और शायद पढ़ भी चुका था। मगर शोभा ने कहा, हनीफ साहिब ये फेर भी मेरा है। हनीफ ने खूब दाद दी, माफा अल्लाह, आप तो कमाल करती हैं। शोभा चौंकी, माफ कीजिएगा, मेरी जबान में तो कुछ खराबी है, लेकिन आपने क्यों माफा अल्लाह के बदले माफा अल्लाह कहा। हनीफ और शहाब दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। शोभा भी हंसने लगी। इतने में डॉक्टर खान आ गया। उसने अंदर दाखिल होते ही शोभा से कहा, क्यों जनाब, इतनी हंसी किस बात पर आ रही है। ज्यादा हंसने के बाइस शोभा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रुमाल से उनको पोंछा और डॉक्टर खान से कहा, एक बात ऐसी हुई कि हम सब हंस पड़े। डॉक्टर खान ने भी हंसना शुरू कर दिया। शोभा ने उससे कहा, आइए बैठिए। चारपाई के एक तरफ सरक कर उसने डॉक्टर खान का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। फिर शेरो शायरी हो गई। शोभा ने लंबी लंबी 4 बेतुकी ग़ज़लें सुनाईं। सबने दाद दी। शहाब उकता गया। वो मुआमला चाहता था। हनीफ उसके बदले हुए तेवर देखकर भाप गया। चुनांचे उसने शहाब से कहा, अच्छा भाई, मैं रुखसत चाहता हूं, इंशाअल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। वो ये कहकर कुर्सी पर से उठा, मगर शोभा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप नहीं जा सकते। हनीफ ने जवाब दिया,
मैं माजरत चाहता हूं। बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। ओह, लेकिन नहीं। आप थोड़ी देर और जरूर बैठे। अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, शोभा ने इसरार किया। शहाब ने एक जमाई ली, बहुत वक्त हो गया है। शोभा ने मुस्कुराकर शहाब की तरफ देखा। मैं सारी रात आप पाफ हूं। शहाब का तकद्दुर दूर हो गया। हनीफ थोड़ी देर बैठा, फिर रुखसत ली और चला गया। दूसरे रोज सुबह 9 बजे के करीब शहाब आया और रात की बात सुनाने लगा। अजीब ओ गरीब थी ये फोभाबाई। पेट पर बालिशत भर ऑपरेशन का निशान था। कहती थी कि वो एक लकड़ी वाले सेठ की दाश्ता थी। उसने एक फिल्म कंपनी खोल दी थी। उसके चेकों पर दस्तखत शोभा ही के होते थे। मोटर थी जो अब तक मौजूद है, नौकर चाकर थे। लकड़ी वाला सेठ उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसके पेट का ऑपरेशन हुआ तो उसने 1000 रुपया यतीम खाने को दिए। हनीफ ने पूछा, ये लकड़ी वाला सेठ अब कहाँ है? शहाब ने जवाब दिया, दूसरी दुनिया में टाल खोले बैठा है। औरत खूब थी ये फोभाबाई। मैं दूसरे कमरे में सो गया तो वो डॉक्टर खान के साथ लेट गई। सुबह 5 बजे खान ने उससे कहा कि अब जाओ। शोभा ने कहा, अच्छा मैं जाती हूं, लेकिन ये मेरे जेवर तुम अपने पास रख लो। मैं अकेली इनके साथ बाहर नहीं निकलती। हनीफ ने पूछा, डॉक्टर ने जेवर रख लिए? शहाब ने सर हिलाया, हाँ, पहले तो उसका ख्याल था कि नकली हैं, मगर दिन की रोशनी में जब उसने देखा तो असली थे। और वो चली गई? हाँ चली गई, ये कहकर कि वो किसी रोज आकर अपने जेवर वापस ले जाएगी। ये तुमने बड़े अचंभे की बात सुनाई। खुदा की कसम हकीकत है। शहाब ने सिगरेट सुलगाया, इसीलिए तो मैंने कहा ये फोभाबाई अजीबो गरीब औरत है। हनीफ ने पूछा, वैसे कैसी औरत थी? शहाब झेंप सा गया, भाई मुझे ऐसे मामलों का कुछ पता नहीं। ये तुम खान से पूछना, वो एक्सपर्ट है। शाम को दोनों खान से मिले। जेवर उसके पास महफूज थे। शोभा लेने नहीं आई थी। खान ने बताया, मेरा ख्याल है शोभा किसी दिमागी सदमे का शिकार है। शहाब ने पूछा, तुम्हारा मतलब है पागल है? खान ने कहा, नहीं, पागल नहीं है, लेकिन उसका दिमाग यकीनन नॉर्मल नहीं है। बेहद मुखलिस औरत है। एक लड़का है उसका जयपुर में, उसको बराबर 200 रुपए माहवार भेजती है। हर तीसरे महीने उससे मिलने जाती है। जयपुर पहुंचते ही बुर्का ओढ़ लेती है, वहां उसे पर्दा करना पड़ता है। हनीफ ने कहा, यह तुमने कैसे समझा कि उसका दिमाग नॉर्मल नहीं? खान ने जवाब दिया, भाई मेरा ख्याल है नॉर्मल औरत होती तो अपने 1,500-2 हजार के जेवर एक अजनबी के पास क्यों छोड़ जाती? इसके अलावा उसको मोर्फिया के इंजेक्शन लेने की आदत है। शहाब ने पूछा, नशा होता है एक किस्म का? खान ने जवाब दिया, बहुत ही खतरनाक किस्म का, शराब से भी बदतर। इसकी आदत कैसे पड़ी उसे? शहाब ने मेज पर से पेपर वेट उठाकर दवात पर रख दिया। ऑपरेशन हुआ तो बिगड़ गया। दर्द शिद्दत का था। उसका एहसास कम करने के लिए डॉक्टर मोर्फिया के इंजेक्शन देते रहे, तकरीबन 2 महीने तक। बस आदत हो गई। डॉक्टर खान ने मोर्फिया और इसके खतरनाक असरात पर एक लेक्चर शुरू कर दिया। 1 हफ्ता हो गया, शोभा न आई। शहाब वापस हैदराबाद चला गया। डॉक्टर खान जेवर लेकर हनीफ के पास आया कि चलो दे आए। दोनों ने ग्रांट रोड के नाके पर उस दलाल को बहुत तलाश किया जो शहाब और हनीफ को शोभा के मकान के पास ले गया था, मगर वो न मिला। हनीफ को इतना मालूम था कि गली कौन सी है और बिल्डिंग कौन सी है। डॉक्टर खान ने कहा, ठीक है, हम पता लगा लेंगे। ये जेवर मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। चोरी हो गए तो क्या करूंगा? वो तो अजीब बेपरवाह औरत है। दोनों टैक्सी में वहां पहुंच गए। डॉक्टर खान को हनीफ ने बिल्डिंग बता दी और कहा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, तुम तलाश करो उसे।
डॉक्टर खान अकेला उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो एक दो आदमियों से पूछा मगर शोभा का कुछ पता न चला। नीचे से लिफ्ट ऊपर को आई तो होटल का छोकरा प्यालियां उठाए बाहर निकला। खान ने उससे पूछा तो उसने बताया कि सबसे निचली मंजिल के आखिरी फ्लैट पर चले जाओ। लिफ्ट के जरिए से खान नीचे पहुंचा, आखिरी फ्लैट की घंटी बजाई। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया औरत ने दरवाज़ा खोला। खान ने उससे पूछा, शोभाबाई है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ है। खान ने कहा, जाओ उससे कहो डॉक्टर खान आए हैं। अंदर से शोभा की आवाज आई, आइए डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर खान अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा ड्राइंग रूम था, चमकीले फर्नीचर से भरा हुआ। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। बुढ़िया दूसरे कमरे में चली गई। फौरन ही शोभा की आवाज आई, डॉक्टर साहब अंदर आ जाइए, मैं बाहर नहीं आ सकती। डॉक्टर खान दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। शोभा चादर ओढ़े लेटी थी। उसने उससे पूछा, क्या बात है? शोभा मुस्कुराई, कुछ नहीं डॉक्टर साहिब, तेल मालिश करा रही थी। डॉक्टर पलंग के पास कुर्सी पर बैठ गया। जेब से रुमाल निकाला जिसमें जेवर बंधे थे, खोलकर उसे पलंग पर रख दिया। कब तक मैं तुम्हारे इन जेवरों की हिफाजत करता रहूंगा? तुम ऐसी गईं कि फिर उधर का रुख तक न किया। शोभा हंसी, मुझे बहुत काम था, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद आके ले जाती। फिर उसने बुढ़िया से कहा, चाय मंगाओ डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने कहा, नहीं मुझे अब जाना है। कहाँ? अस्पताल। टैक्सी में आए हैं आप? हाँ, बाहर खड़ी है। डॉक्टर ने सर के इशारे से हाँ की। तो आप चलिए मैं आती हूं। ये कहकर उसने जेवर तकिए के नीचे रख दिए और रुमाल डॉक्टर खान को दे दिया। डॉक्टर खान हनीफ के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मिल गई? डॉक्टर मुस्कुराया, मिल गई, आ रही है। 15-20 मिनट के बाद शोभा ने तेजी से टैक्सी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। डॉक्टर खान के कमरे में देर तक फजूल किस्म की शेरबाजी होती रही। हिज्र व विसाल और इश्क व मोहब्बत के बेशुमार आमियाना अशार शोभा ने सुनाए और उन्हें अपने नाम से मंसूब किया। डॉक्टर खान और हनीफ ने खूब दाद दी। शोभा बहुत खुश हुई और कहने लगी, याथूब फेट घंटों मुझसे फौर फुना करते थे। याथूब फेट वो लकड़ी वाला सेठ था जिसने शोभा के लिए एक फिल्म कंपनी खोली थी। डॉक्टर खान और हनीफ हंस पड़े। शोभा भी हंसने लगी। डॉक्टर खान और शोभा की दोस्ती हो गई। शुरू में तो वो हफ्ते में 2 बार आती थी। अब करीब करीब हर रोज आने लगी। रात आती, सुबह सवेरे चली जाती। शाम को बिला नागा मोर्फिया का इंजेक्शन लेती। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले उसके बाजू पर बेहिस करने वाली दवा लगा देता था। ये ठंडी ठंडी चीज उसे बहुत पसंद थी। 3 महीने गुजरे तो शोभा जयपुर जाने के लिए तैयार हुई। मोटर अपनी डॉक्टर खान के हवाले कर दी कि वो उसका ध्यान रखे। डॉक्टर उसे स्टेशन पर छोड़ने गया। देर तक गाड़ी में एक दूसरे से बातें करते रहे। जब गाड़ी चलने लगी तो शोभा ने एकदम डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, मुझे क्यों एकदम ऐसा लगा है कि कुछ होने वाला है। डॉक्टर खान ने कहा, क्या होने वाला है? शोभा के चेहरे से वहशत बरसने लगी। मालूम नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। डॉक्टर खान ने उसे दम दिलासा दिया। गाड़ी चल दी। दूर तक शोभा का हाथ हिलता रहा। जयपुर से शोभा के 2 खत आए जिनसे सिर्फ इतना पता चलता था कि वो खैरियत से पहुंच गई है। जब वापस आएगी तो उसके लिए बहुत से तोहफे लाएगी। इसके बाद एक कार्ड आया जिसमें यह लिखा था, मेरी अंधेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिया था, वो कल खुदा ने बुझा दिया। भला हो उसका। हनीफ ने ये अल्फाज पढ़े तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भला हो उसका में बेपनाह गम था। बहुत अरसा गुजर गया, शोभा का कोई खत न आया। पूरा 1 बरस बीत गया। डॉक्टर खान को उसका कोई पता न चला।
शोभा अपनी मोटर उसके हवाले कर गई थी। उस बिल्डिंग में गया जिसकी सबसे निचली मंजिल में वो रहा करती थी। फ्लैट पर कोई और ही काबिज था, एक दलाल किस्म का आदमी। डॉक्टर खान आखिर थक हार कर खामोश हो गया। मोटर उसने एक गैराज में रखवा दी। एक दिन हनीफ घबराया हुआ अस्पताल आया, उसका चेहरा जर्द था। डॉक्टर खान को ड्यूटी से हटाकर वो एक तरफ ले गया और उससे कहा, मैंने आज शोभा को देखा। डॉक्टर खान ने हनीफ का बाजू पकड़कर एकदम पूछा, कहाँ? चौपाटी पर। मैं उसे बिल्कुल न पहचानता क्योंकि वो महज हड्डियों का ढांचा थी। डॉक्टर खान खोखली आवाज में बोला, हड्डियों का ढांचा? हनीफ ने सर्द आह भरी। शोभा नहीं थी, उसका साया था। आंखें अंदर को धंसी हुईं, बाल परेशान और गर्द आलूद। यूं चलती थी कि अपने आप को घसीट रही है। मेरे पास आई और कहा, मुझे 5 रुपए दो। मैंने उसको न पहचाना। पूछा, क्या करोगी 5 रुपए लेकर? बोली, मोफिया का टीका लूंगी। एकदम मैंने नौर से उसकी तरफ देखा। उसके बालाई होंठ पर जख्म का निशान मौजूद था। मैं चिल्लाया, शोभा। उसने थकी हुई वीरान आंखों से मुझे देखा और पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, हनीफ। उसने जवाब दिया, मैं किसी हनीफ को नहीं जानती। मैंने तुम्हारा जिक्र किया कि तुमने उसे बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा। ये सुनकर उसके होंठों पर खाफीफ सी मुस्कुराहट पैदा हुई और कहने लगी, उससे कहना, मत ढूंढे मुझे। मेरी तरफ देखो, मैं इतनी मुद्दत से अपना खोया हुआ लाल ढूंढती फिर रही हूं। ये ढूंढना बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं मिलता। लाओ 5 रुपए दो मुझे। मैंने उसे 5 रुपए दिए और कहा, अपनी मोटर तो ले जाओ डॉक्टर खान से। वो कहकहे लगाती हुई चली गई। खान ने पूछा, कहाँ? हनीफ ने जवाब दिया, मालूम नहीं। किसी डॉक्टर के पास गई होगी। डॉक्टर खान ने बहुत तलाश किया मगर शोभा का कुछ पता न चला। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी साझा करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।